मूवी की शुरुआत में हम एक ब्लैक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ में अपने दादाजी के घर पर जा रहा होता है क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दादाजी का नाम ऑबरे होता है एंड वो एक ऐसे घर में रहा करते थे जिस घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता। फिर फाइनली घर पहुंचने के बाद वहां पर काम कर रही एक मैड जिसका नाम क्लर्क होता है वो उन दोनों को ऑबरे के हालत के बारे में बताती है। फिर उसके बाद में वो उन दोनों को ऑबरे के रूम में ले जाती है जहाँ पर वो एक ऑक्सीजन बेड पर लेटा होता है। फिर ब्लैक और उसकी मॉम ऑबरे से मिलते हैं। फिर उसके बाद में क्लर्क उन दोनों को एक नर्स के बारे में बताती है जो कुछ दिनों से ऑबरे की देखरेख कर रही थी, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले ही वो घर से भाग गई थी। ब्लैक की मॉम ऑबरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि जवानी के टाइम पर ऑबरे ने सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखा था एंड ब्लैक के फादर ने भी उसकी मॉम को छोड़ दिया था और वो अपनी लाइफ एक अलग तरीके से जी रहे होते हैं। उसके बाद में क्लर्क उन दोनों को रहने के लिए एक अलग अलग रूम दिखाती है। ब्लैक को अपने रूम के साथ साथ वो घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद में ब्लैक उस घर में घूमते घूमते अपने दादाजी के एक लाइब्रेरी रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे एक एल्बम मिलती है जिसके अंदर उसकी और उसके दादाजी की कुछ पुरानी फोटोज होती है। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं, वो घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे कुछ पुरानी दारू की बोतल्स मिलती है। उनमें से वो कुछ दारू की बोतल ले लेती है एंड उसे एक गिलास में भरकर पीते पीते ब्लैक के रूम में चली जाती है। ब्लैक अपने रूम में बैठकर वायलिन बजा रहा होता है। ब्लैक अपनी मॉम के ड्रिंक करने से बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिर वो अपनी मॉम को वहाँ पर समझाने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं मानती और उसकी बात इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद में ब्लैक अपने वायलिन को केस में रखकर अपनी मॉम के पास में जाता है एंड उनसे बातें करने लगता है, जिसमें उसकी मॉम उसको ये बताती है कि उसके फादर ने उसको बहुत पहले ही छोड़ दिया था, यानी कि ब्लैक के फादर ने ब्लैक की मॉम को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। साथ में ब्लैक की मॉम ब्लैक को ये भी बताती है कि कल उसके फादर यहाँ पर आने वाले हैं। फिर उसके बाद में ब्लैक अपने रूम में जाकर सो जाता है और उसे सोते टाइम एक बहुत भयानक सपना आता है जिसमें वो ये देखता है कि उसका वायलिन कोई दूसरा आदमी बजा रहा होता है। फिर ब्लैक जब उस आदमी के पास में जाता है तो उस आदमी का फेस इतना ज्यादा खराब होता है जिसे देखने के बाद में ब्लैक डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। फिर उसके बाद में ब्लैक उठकर अपनी मॉम के रूम में जाता है जहाँ पर उसकी मॉम सो रही होती है। फिर उसके बाद में वो वहाँ से अपने वायलिन के पास में जाता है जहाँ पर उसका वायलिन पूरी तरह ठीक ठाक होता है। वो वहाँ से वापस जब सोने जा रहा होता है तो उसको उसके दादाजी के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर वो अपने दादाजी के रूम के पास में जाता है तो उसे रूम के अंदर से एक जेकब नाम के आदमी की आवाज आ रही होती है जिससे उसके दादाजी बातें कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो उस कमरे का गेट खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ पर उसके दादाजी के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं होता। लेकिन हैरानगी की बात यह होती है कि उस कमरे का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब ब्लैक उस कमरे का गेट खोल रहा होता है तो उसके दादाजी पीछे से ऑटोमेटिक उठकर बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन मिस्टीरियस तरीके से ब्लैक का वायलिन गायब हो जाता है। फिर ब्लैक उसको ढूंढते हुए अपने मॉम के रूम में जाता है जहाँ पर उसके फादर ऑलरेडी आए हुए होते हैं उससे मिलने के लिए। फिर वो अपने फादर के लिए जब चाय बनाने के लिए किचन में जाता है तो वो किचन की खिड़की से एक लड़की को देखता है। ब्लैक जब उस लड़की से बात करने के लिए उसके पास में जाता है तो वो लड़की उससे बचकर भाग रही होती है एंड वहीं पर ब्लैक को अपना वायलिन टूटी हुई हालत में मिलता है। फिर उसके बाद में ब्लैक वहां से सीधा अपने दादाजी के लाइब्रेरी रूम में जाता है जहां पर वो अपने दादाजी की कुछ पुरानी टेप्स प्ले करके सुन रहा होता है। इसको सुनने के बाद में ऐसा लग रहा होता है कि उसके दादाजी खुद से बातें कर रहे हैं। फिर अगले दिन ब्लैक के फादर वापस हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर हम ब्लैक के दादाजी को देखते हैं, उसके दादाजी उसी पोजीशन में लेटे होते हैं। फिर उनके पास में एक इनविजिबल मैन आता है जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद करके ब्लैक के रूम में जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। ये इनविजिबल मैन कोई और नहीं बल्कि जेकब की ही आत्मा होती है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर हम ब्लैक और उसकी मॉम को देखते हैं, उसकी मॉम उसी के सामने दोबारा से ड्रिंक करने लगती है एंड ब्लैक अपनी मॉम को वहाँ पर समझाने लगता है। समझाते समझाते उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसके बाद में ब्लैक अपने कमरे में जाकर सो जाता है और उसे दोबारा से एक ड्रीम आता है जिसमें वो ये देखता है कि उसके घर के सामने जेकब एक कुर्सी पर बैठा होता है और उसके दादाजी वहीं पास में ही होते हैं। फिर अचानक से ब्लैक की आंख खुल जाती है। फिर वह दोबारा से अपने दादाजी के लाइब्रेरी रूम में जाता है। फिर वह दोबारा से उसी टेप को प्ले करके सुन रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसके दादाजी किससे बात कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं जिसे देखने के बाद में वो डर जाता है। उसके दादाजी बार बार ब्लैक से वहाँ पर हेल्प मांग रहे होते हैं। इसके बाद में ब्लैक अपने दादाजी को उनके रूम में ले जाकर लिटा देता है। फिर अगले दिन उनसे मिलने क्लर्क आती है। ये सारी बात ब्लैक क्लर्क को बताता है लेकिन क्लर्क उसकी बातों पर यकीन नहीं करती एंड वो बार बार ब्लैक को ये कह रही होती है कि उसके दादाजी तो बेड पर लेटे हैं तो वो कैसे उठ सकते हैं। लेकिन तभी उन तीनों की नजर पड़ती है कि उसके दादाजी हाथ से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बार बार क्लर्क उनको ये कह रही होती है कि उसके दादाजी कुछ लिखने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उनके हाथ में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद में ब्लैक वहाँ पर क्लर्क से उस नर्स के बारे में पूछने लगता है जो उसकी दादाजी की केयर कर रही थी। फिर उसके बाद में क्लर्क ब्लैक को और उसकी मॉम को एक अलग रूम में ले जाकर उस नर्स के बारे में बताने लगती है। इसमें वो ये बोलती है कि वो नर्स काफी टाइम से उनकी देखभाल कर
रही थी, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले ही वो वहाँ से गायब हो गई। क्लर्क वहाँ पर हमेशा नहीं रहा करती थी, वो 7-7 दिन में यहाँ पर आया करती थी। ये बात बताने के बाद वो वापस वहाँ से चली जाती है, लेकिन ब्लैक को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद में वो अपने दादाजी के पास में 2-3 पेपर ले जाकर अपने दादाजी के हाथ में पेन थमाता है, जिसके बाद में उसके दादाजी पेपर के ऊपर एक मैप बनाते हैं। इस मैप को समझने के लिए वो अपने दादाजी के लाइब्रेरी रूम में जाता है एंड वहाँ से उनकी कुछ फेवरेट किताबें लेता है। फिर वो उन किताबों के जरिए उस मैप को समझने की कोशिश करने लगता है एंड ये बात वो अपनी मॉम को भी बता देता है। फिर जब उसकी मॉम भी अपने कमरे में बैठकर उस मैप को समझने की कोशिश कर रही होती है तो उसके कमरे के सामने एक बोतल आ जाती है। फिर जब उसकी मॉम उस बोतल को उठाकर देखती है कि उस बोतल को आखिर यहाँ पर किसने फेंका, तो वहाँ पर कोई भी उसे नहीं दिखता। फाइनली ब्लैक को उस घर की एक दीवार पर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसके अंदर यही मैप बना होता है। फिर वो अपनी मॉम के साथ में इस मैप को समझने की कोशिश करने लगता है। फिर वहाँ पर उन दोनों को ये पता चलता है कि ये मैप उस घर के बेसमेंट का है। फिर उसके बाद में ब्लैक उसी टेप रिकॉर्डर को ले जाकर अपने रूम में सुनने लगता है एंड जैसे ही वो उसको बंद करता है तो उसके सामने रखी कुर्सी ऑटोमेटिक हिलने लगती है। ये देखने के बाद में ब्लैक को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद में वह दोबारा से उस टेप रिकॉर्डर को प्ले कर देता है एंड वो कुर्सी ऑटोमेटिक शांत हो जाती है। जैसे ही वो दोबारा से उस टेप रिकॉर्डर को बंद करता है तो वो कुर्सी ऑटोमेटिक हिलने लगती है। तभी अचानक से उसके कमरे का गेट भी खुलना शुरू हो जाता है। फिर वो बार बार अपने कमरे के गेट को बंद करता एंड वो गेट ऑटोमेटिक खुलने लगता। ये सब देखने और महसूस करने के बाद में फाइनली ब्लैक को ये कंफर्म हो जाता है कि इस घर में जरूर किसी की आत्मा रहती है। फिर अगले दिन ब्लैक अपने दादाजी के बनाए हुए मैप को लेकर बेसमेंट के कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे एक सफेद कलर का कपड़ा दिखता है। कपड़े में बहुत सारी इंसानी हड्डियां होती है और उस कपड़े के बगल में एक वीडियो कैसेट होता है। फिर वो उस वीडियो कैसेट को अपने कमरे में ले जाकर प्ले करके देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके बाद में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो इस वीडियो को अपनी मॉम को भी दिखाता है, जिसमें ये होता है कि उसके दादाजी उसी बेसमेंट में एक ऐसे आदमी की गर्दन काट रहे होते हैं जिस आदमी का चेहरा बिल्कुल खराब होता है एंड उनके साथ में 3 लोग और भी होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। वो तीनों मिलकर उस आदमी की गर्दन काट देते हैं एंड उसके अंदर से निकलने वाले खून के साथ वो कुछ प्रक्रिया करते हैं एंड वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैकब होता है। वीडियो देखने के बाद में ब्लैक को अपने दादाजी की असलियत पता चल जाती है, जिसके बाद में वो अपनी मॉम के साथ मिलकर जैकब की हड्डियों को दफनाने जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और इस घर में जो भी कुछ हो रहा है वो होना बंद हो जाए। लेकिन तभी उन दोनों को उस कब्रिस्तान में एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। फिर वो दोनों उस लड़की को पकड़कर अपने घर में ले जाते हैं एंड उसे ड्रिंक वगैरह देते हैं एंड वहाँ पर ब्लैक और ब्लैक की मॉम को ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही नर्स होती है जो ऑबरे की देखरेख कर रही थी। फिर ब्लैक अपनी मॉम के साथ में उस लड़की से ये पूछने लगता है कि उसने आखिर उसके दादाजी को क्यों छोड़ दिया था, जिसके जवाब में वो लड़की ये बोलती है कि उसके दादाजी समय समय पर कुछ ऐसी हरकतें करने लगे थे जिसके बाद में वो डर गई थी। साथ में वो ये भी बोलती है कि उसके दादाजी बोल सकते हैं। पूरी पूरी रात किसी आदमी से बातें किया करते थे एंड उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि इस घर में कोई और भी मौजूद है जिससे वो बातें करते हैं। वहाँ पर वो लड़की ब्लैक और उसकी मॉम को कुछ ऐसी बातें भी बताती है जो पर्सनली ब्लैक ने खुद फील की थी। लेकिन ब्लैक की मॉम को जब उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो वो उन दोनों को ओबरे के रूम में ले जाती है। वहाँ पर वो ओबरे के हाथ में चक्कू लगाकर ओबरे से बात करने की कोशिश करने लगती है। तभी ओबरे उठता है ये कहते हुए कि अभी हम नहीं मर सकते, अभी हमें और ज्यादा जिंदा रहना है एंड वो अपना नाम ओबरे की जगह जैकब बताता है एंड साथ में वो उन सभी को ये भी बताता है कि उसने ओबरे को जिंदा रखा था। उसने ओबरे को जब तक जिंदा रखने की कोशिश की थी तब तक कोई उसके लिए दूसरा शरीर नहीं ढूंढ लेता। लेकिन ब्लैक और उसकी मॉम के बहुत पूछने के बाद भी जैकब उन लोगों को ये नहीं बताता कि आखिर कौन उसके लिए नया शरीर ढूंढ रहा है। इतना बोलकर वो वापस सो जाता है, जिसके बाद में ब्लैक की मॉम को टेंशन होने लगती है। फिर वो ब्लैक को जल्दी से उस घर से बाहर निकलने को कहने लगती है। फिर वो तीनों उस घर से भागने के लिए अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी ब्लैक की मॉम देखती है कि गाड़ी के ड्राइवर को किसी ने मार दिया है। ब्लैक अपने कमरे में अपने कपड़े को पैक कर रहा होता है एंड वो नर्स नीचे होती है। तभी उस नर्स के पास में क्लर्क आ जाती है जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है एंड वो उस हथौड़े से उस नर्स को मार मार कर उसकी जान ले लेती है। एंड वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि क्लर्क कोई और नहीं बल्कि जेकब की ही मॉम होती है एंड उसने अपने बेटे यानी जेकब की आत्मा को बचाने के लिए ये सारा प्लान किया था। दरअसल ओबरे का शरीर पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था एंड वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था एंड इसी वजह से क्लर्क ने एक प्लान बनाया था। उसने उसी के पोते यानी कि ब्लैक को यहाँ पर बुलाया था बहाना करके, ताकि वो कुछ दिनों बाद जेकब की आत्मा ब्लैक की बॉडी में भेज सके। फिर उसके बाद में वो उस नर्स को मारने के बाद में ब्लैक को मारने के लिए उसके पास में जाती है। ब्लैक जब उससे बचकर भाग रहा होता है तो उसको उसके दादाजी के साथ में उसके 3 लोग दिखाई देने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो देखने के बाद में ब्लैक को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर
से उधर भागने लगता है। इतने में क्लर्क ब्लैक के ऊपर पीछे से हमला कर देती है। फिर वो ब्लैक को पकड़कर बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर उसने पहले से ही बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। फिर वो ब्लैक को एक कमरे में बंद करके अपनी प्रक्रिया शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से ब्लैक की गर्दन में दर्द होने लगता है और वो देखता है कि उसके पास में जैकब आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक की मॉम आ जाती है और वो क्लर्क को वहाँ पर मारने लगती है। फिर वो जल्दी से ब्लैक को उस रूम से निकालकर अपने साथ में बाहर ले आती है। फिर ब्लैक की मॉम ब्लैक के दादाजी के कमरे में जाकर ब्लैक की दादाजी की बॉडी में आग लगा देती है, ताकि जैकब की आत्मा हमेशा के लिए फ्री हो जाए। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक अपनी मॉम के साथ में गाड़ी में बैठकर इस घर से वापस हमेशा के लिए जाने लगता है। तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है कि वो ब्लैक नहीं बल्कि यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जैकब की आत्मा अब ब्लैक की बॉडी में जा चुकी है। जैकब की मॉम ने जो चाहा था, जो सोचा था, वो आखिर में पूरा हो गया था। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।